हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये पूरे फिजिक्स का क्लास 11-12 के लिए। और आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बट बिकॉज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है फिजिक्स पढ़ने का, कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स को, क्या क्या चीज़ें उसकी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को समराइज करके दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हुए ये आर्टिकल 1.2 हमने प्रीवियस वीडियो में आधा रह गया था वो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं करूँगा उसको। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स से देखते हैं। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय लुकिंग एट हिज वेरियस सब डिसिप्लिन। ठीक है, तो उसकी जो स्कोप है उसका आइडिया में कैसे लगेगा, जो डिसिप्लिन है और डोमेन्स है उनको देखते हुए। तो दो डोमेन है बेसिकली, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। समझ में आता है मैक्रोस्कोपिक में किससे बात करेंगे हम, जो फिनोमिना कहाँ होते हैं, लेबोरेटरी में होंगे, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिक्स, मतलब जो बड़े स्केल में हो रहे हैं। ठीक है, वो मैक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे। और जो छोटे लेवल पे होंगे, मतलब जो हम आई से नहीं देख सकते, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल, न्यूक्लियर लेवल पे, वो हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। अब इसके ब्रांच सब डिसिप्लिन देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स डील मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स पढ़ेंगे, फिनोमेना को पढ़ेंगे। इसमें मैकेनिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल। तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें मोशन से कंसर्न है। ठीक है, पार्टिकल का जिसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हो सकता है, रिजिड बॉडीज़ का, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ का, जब भी मोशन होगा, ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कुछ, द प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट बाय अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेज। ठीक है, तो रॉकेट का प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव इन एयर। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मोशन में होंगी उनकी स्टडी करते हैं उसमें। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बैंड रॉड अंडर अ लोड। ठीक है, तो लोड के अंदर एक रॉड बैंड हो गई। ठीक है, सारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ठीक है, तो उसमें चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज के से रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इट्स बेसिक लॉज वर गिवन बाय कूलम, ऑयस्टेड। इसके बाद एम्पियर एंड फेराडे। ठीक है, तो ये हम मोस्टली ये चीज़ें 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th की में पहली जो पार्ट है उसमें ये हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रीक्वेंसी, सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स तब पढ़ते हैं। एंड इनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल इन फेमस इक्वेशन, द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द रिस्पांस ऑफ अ सर्किट टू एन एसी वोल्टेज, द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, द प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव इन द आयनोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाएगी, सारे फिनोमेना। और ये हम 12th में इसमें कुछ पार्ट 12th में करेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स डील विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी की, ये भी 12th में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कलर एक्सिबिटेड बाय थिन फिल्म्स और टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स। Thermodynamics, in contrast to mechanics, does not deal with the motion of bodies as a whole. Rather, it deals with microsystem in microscopic equilibrium. Macroscopic equilibrium and concerns the change in internal energy, temperature, entropy of the system through external work and transfer of heat. थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम मैकेनिक के कॉन्ट्रास्ट में देखो, मैकेनिक में तो क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी मूव कर रही है मोशन में। ठीक है, तो बॉडी इसमें मूव नहीं करेगी। ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो किस में, उसके जो मॉलिक्यूल्स में चेंजेस की वजह से जो चेंज आ रहे हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, एंट्रोपी में चेंज। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम में होगी वो बॉडी। ठीक है, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल की वजह से चेंज आएंगे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद और ये एक्शनल वर्क और ट्रांसफर ऑफ हीट से इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, एज अ होल वो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी।
द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर, ये हमें 11 में पढ़ना है दूसरी पार्ट में। द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ये सारे थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम है। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में एटम और न्यूक्लियर माइन्यूट स्केल में बात आ जाएगी, है ना, न्यूक्लियर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। and their interaction with different probes such as electron, proton and other elementary particles, elementary particle की स्टडी करते हैं। classical physics is inadequate to handle this domain and quantum framework for quantum theory is currently accepted as a proper framework for explaining microscopic phenomena। तो माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सेप्ट किया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओवरऑल द edifice of physics is beautiful and imposing and you will appreciate it more as you pursue the subject। तो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को परस्यू करोगे आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, you can now see that the scope of physics is truly vast। it covers a tremendous range of magnetophysical quantity like length, mass, time, energy, है ना। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, truly है ना, वास्ट है। जैसे कि किस किस डोमेन रेंज को कवर करती है, फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ को, मास को, टाइम को, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और देखोगे तो हम एक तो तरफ बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, बात कर रहे हैं जिनका साइज 10⁻14 मीटर से भी कम है। और एक तरफ हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना बात कर रहे हैं, गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं जो 10⁻26 मीटर। ठीक है, तो ये कितना वाइड रेंज है इसका फिजिक्स में। The range of time scale can be obtained by dividing the length scale by the speed of light। ठीक है, और टाइम रेंज का निकाल सकते, टाइम की लेंथ हमने लेंथ की निकाली। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके जो लेंथ की रेंज है उससे हम टाइम की रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद द रेंज ऑफ मासेस, और वो कितनी आ जाएगी, 10⁻22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड तक। मास की रेंज कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन का मास, उसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास, इसके बीच में लाया करेगा टेरेस्ट्रियल फिनोमेना जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। टू सम पीपल द एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स बेसिक थियरीज, फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉस कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स, सब बहुत लोगों को फिजिक्स में एक्साइटमेंट कुछ इस बात से होती है कि मतलब कुछ बेसिक थ्योरीज हम इतने सारे कॉन्सेप्ट और लॉस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए क्या है, टू सम अदर्स द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर टू वेरीफाई और रिफ्यूट थियरीज इज थ्रिलिंग। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए क्या है, एक्साइटमेंट इस बात से है, वो चैलेंजिंग, जो चैलेंज की तरह नया एक्सपेरिमेंट करना, नया सीक्रेट अनलॉक करना, थ्योरीज को वेरीफाई करना, डिस्प्रूव करना। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स इज इक्वली डिमांडिंग। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिक्स लॉस टू मेक यूजफुल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। ठीक है, नए नए डिवाइसेस बनाना। ठीक है, इंजीनियरिंग आ जाएगी बेसिकली इसमें। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट रिक्वायर ग्रेट इंजीनियरिटी एंड परसेंट ऑफ एफर्ट। तो अलग अलग हमने देखा ना, एक तो क्या है कि थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहा है, थ्योरेटिकल फिजिक्स ये काम करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि थ्योरी प्रूव कर रहे हैं कि जो थ्योरीज है वो सही है कि नहीं, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और फिर एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद what lies behind the phenomenal progress of physics in the last few centuries? Great progress usually accompanies changes in our basic perception. First, it was realized that for scientific progress, only qualitative thinking, no thought, no doubt important. तो फिजिक्स में इतने चेंजेस आए, इतना प्रोग्रेस हुई फिजिक्स में, लेकिन इससे हमारे जो परसेप्शन है ना चीज़ों को लेके, ठीक है, उसमें भी हमारा बहुत चेंज आया है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए क्वालिटेटिव रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिटेटिव रीजनिंग बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, और अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी अब सेंट्रल पार्ट है ग्रोथ ऑफ फिजिक्स, साइंस और फिजिक्स के लिए। ठीक है, मेजरमेंट,
ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना पाना जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें रीडिंग दे, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है ये। उसके अलावा हम प्रिसिशन में भी जाएंगे, तभी हम चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ेंगे, चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसमें मेजरमेंट की बात है। ठीक है, हाँ, quantitative measurement is central to the growth of science, especially physics, because the laws of nature happen to be expressible in precise mathematical equation। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। हम क्या कर पा रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर को मैथमेटिकल इक्वेशन, प्रिसाइज। मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता, देखो वन का मतलब वन ही है ना, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट है ना मैथमेटिक्स। तो फिज़िक्स को अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब फिज़िक्स भी क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सेंट्रल पार्ट है। ओके, इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन अपनी थ्योरी में तो चलेगा हमारी, ठीक है, थ्योरी में हम बोल देंगे 9.8 10 मान लेते हैं कहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, लेकिन करेक्ट नहीं है वो। एग्जैक्ट जो है वो उसकी वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है, ठीक है, जब हम बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है अभी, जब मंगलयान मंगलयान को पहुंचाएगा था ऑर्बिट में, ठीक है, या कोई भी स्पेसशिप है या कुछ भी हम स्टेबलाइज करते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, बहुत कितने डेसिमल तक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पर हम स्टेबलाइज कर पाएंगे। उसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक, सेंट्रल पार्ट है बोला इसमें। ओके, और lastly the same laws apply in okay, the second most important insight was that basic laws of physics are universal, the same laws apply in widely different contexts। ठीक है, और ये कि कुछ बेसिक लॉज यूनिवर्सल है, ये लॉज हर जगह हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो सकते हैं। लास्टली द स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, most observed phenomena in daily life are rather complicated manifestation of the basic laws। ठीक है, जो भी हम फिनोमिना देख रहे अपने आसपास है तो वो बेसिक लॉज से ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या बहुत सारी चीज़ होती है ना, जैसे एग्जाम्पल से इसको बात को क्लियर हो जाएगा। ये देखो, साइंटिस्ट रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द essential feature of a phenomenon from its less essential significant aspect। तो साइंटिस्ट ने क्या रिकग्नाइज कर लिया कि जो कोई भी फिनोमिना हो रहा है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, और लेस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अभी हमें एयर फ्रिक्शन वाला एग्जांपल दिया इसमें, ठीक है, वो देखेंगे और उसको बाद में ऐड करते जाएंगे। जैसे कि देखो क्या किया, हमें कैलकुलेट करना है स्टोन ड्रॉप होता है एक हाइट से कितने टाइम में पहुंचता है। ठीक है, अब इसमें जो मेन मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है इस चीज़ का, ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हमने कंसिडर किया। अब फ्रिक्शन भी होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो ड्रैग है होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और लेकिन हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब बस हम मेन चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, मेन जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, और हमें एग्जैक्ट चाहिए कैलकुलेशन, तो वो बाकी चीज़ों को हम, उससे कॉम्प्लिकेट हो रही है ना चीज़ें, उसको हम बाद में इंक्लूड कर जाएंगे धीरे। जितना हमें एग्जैक्ट चाहिए उन और जो फोर्सेस है उनको इंक्लूड कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया है तो इसमें अ गुड स्ट्रेटजी is to focus first on the essential feature, discover the basic principle and then introduce correction to the build a more defined theory of the phenomena। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको आइडेंटिफाई करो, उससे डिस्कवर करके उसको बेसिक प्रिंसिपल डिस्कवर करो, जैसे ग्रेविटी ना, उसके बाद उसमें और डिफाइंड थ्योरी बनाओ। ठीक है, उससे भी डिफाइंड मतलब जो भी करेक्शन हमें करनी है उससे। ओके,
एग्जाम्पल के लिए अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो स्टोन और फेदर दोनों एक साथ नहीं गिरते, हमें पता है। रीजन एट दैट एज इन दैट द इजेंटल एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना नेमली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो उसमें जो मेन एक्सपेक्ट क्या है, एस्पेक्ट वो है ग्रेविटी। ओके, इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ऐसी हमने सिचुएशन क्रिएट कर ली जहाँ पर एयर फ्रिक्शन नाउ वी कैन फॉर एग्जाम्पल लेट द स्टोन एंड फेदर फॉल थ्रू अ लॉन्ग इवैक्यूलेटेड ट्यूब। In that case, the two objects will fall at same rate, basically given the basic law that acceleration due to gravity is independent of the mass of the object। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको एक ऐसे चेम्बर में एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर एक ट्यूब में, जहाँ पर वैक्यूम में किया, तो वहाँ पर ये दोनों देखेंगे हम एक्सेलरेशन दोनों एक साथ गिरेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और अब क्या करेंगे, तो हमें बेसिक लॉ पता मिल गया। ठीक है, with the basic law thus found we can go back to the feather, introduce correction to air resistance, modify the exchange theory and try to build a more realistic theory। अब क्या करेंगे, अब फेदर में वापस जाएंगे और करेक्शन एयर रेजिस्टेंस की बेसिस में करेंगे और एक मोर रियलिस्टिक थ्योरी बिल्डअप कर पाए। आई थिंक ये होप ये पॉइंट समझ आया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फिजिक्स में ऐसा क्यों करते हैं ना, इन चीज़ों को नेगलेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रीज़न है इसका, फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ओके, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आर्टिकल 1.3 फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में इसमें। ठीक है, तो देख लेंगे इसको। The connection between physics, technology and society can be seen in many examples. The discipline of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engine। तो सबसे पहले जो जैसे थर्मोडाइनमिक एग्जाम्पल दिया है कि उसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हीट इंजन्स को इम्प्रूव करना था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर जो मुझे ध्यान में आ रहा है, कार्नोट की बात थी। ठीक है, कार्नोट फ्रेंच के थे आई थिंक वो, तो वहाँ पर इसकी मैं अभी वेरिसेटियम एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो उसमें थर्मोडायनामिक्स की उन्होंने वीडियो रिलीज़ की थी, उसमें बहुत डिटेल में बताई गई थी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का एस्पेक्ट भी दिया था। तो आई थिंक वो चैनल का वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप ऑलरेडी अगर फिजिक्स से जुड़े हो तो आप डेफिनेटली करते होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस चैनल का। ठीक है, तो बहुत काफ़ी अच्छा चैनल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उससे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। द स्टीम इंजन एज वी नो इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो स्टीम इंजन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही स्टीम इंजन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसके बारे में, जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। ओके, तो स्टीम इंजन तभी वहीं पर उसका डिस्कवरी हुई। ओके, उसका इन्वेंशन हुआ। ओके, विच आर ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। समटाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। हाँ, ये तो समझ में आता है कि जब नीड है तो हमने नए इन्वेंशन की, बोलते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बट ये क्या चीज़ है कि इन टेक्नोलॉजी नई फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। तो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर इज द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोज द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 19th सेंचुरी। तो जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डिस्कवर हुए। ठीक है, पहली तो वायरलेस टेक्नोलॉजी हम वायर कम्युनिकेट कर पाए, जो आई थिंक मुझे साइंटिस्ट का नाम ही याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मार्कोनी ने किया था। हाँ, मार्कोनी ने किया था वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो वेव्स का इन्वेंशन किया था उन्होंने, रेडियो डिस्कवर की थी। उसके बाद रेडियो का भी इन्वेंशन उन्होंने किया था। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का राइट उनको ही जाता है, चेक कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो उन्होंने किया और लॉस फिर बने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। ठीक है, तो नए लॉस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद आया। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू फोरसी। एज लेट एज 1933 द ग्रेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैड डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम्स। ठीक है, तो कई बार एप्लीकेशन देखना फिजिक्स के इतना इजी नहीं होता। जिन्होंने रदरफोर्ड ने मना कर दिया कि एटम से एनर्जी हम नहीं टैप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना, यही है फिजिक्स की ब्यूटी
कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ को आप ना सर्टेन नहीं बोल सकते, कहाँ से क्या चीज़ हो जाए पता नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आई थिंक फिजिक्स इज लाइक अ टोटली सस्पेंस मूवी, यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, जो भी आपने देखा वो ही झूठ हो सकता है, और कुछ भी चीज़ कहीं से भी प्रूफ हो सकती है। ठीक है, ये फिजिक्स की ब्यूटी है। ठीक है, और यही चीज़ आपको ड्राइव करेगी फिजिक्स को सीखने के लिए। ठीक है, आई थिंक जो इससे हटके मैं एक चीज़ बोलूँगा कि फिजिक्स में जो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में इंटरेस्ट। ठीक है, क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट क्या रहेगा, इंटरेस्ट उस चीज़ में रहता है जो क्या है अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो यही चीज़ को, यही फिजिक्स की ब्यूटी है। ठीक है, ओके, वापस आ जाते हैं इसमें। हेन एंड मैटनर डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस फिजन ऑफ यूरेनियम। रदरफोर्ड ने मना किया था, बट इन्होंने बोला कि हो सकता है, और करके दिखाया। न्यूट्रॉन इंड्यूस फ्यूजन ऑफ यूरेनियम से इन्होंने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो अब तो एक एक सोर्स बन गया है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इंडिया का भी है पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है, आई थिंक राजस्थान में। ओके, तो ये भी एक सोर्स है। अब थोड़ा हमारी कोशिश ये भी है कि ये तो फ्यूज़न से भी बनाया जाए, उसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जाए। आई थिंक रिसेंटली मैंने सुना भी था, ऐसा करके भी दिखा दिया अमेरिकन साइंटिस्ट या चाइनीज साइंटिस्ट ने, मैं ये ध्यान नहीं है। ठीक है, न्यूज़ में था ये। ओके, येट अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इसका उल्टा ऑपोजिट है, उसमें देखो ना हमने लॉस बनाया, इसमें तो क्या हो रहा है, सिलिकॉन चिप। अब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे चैप्टर 14 क्लास 12 में। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे सेमीकंडक्टर ने तो पूरा का पूरा चेंज ला दिया। ठीक है, कैसे हम एक एग्जांपल दिया जाता है कि 5 MB की इतनी बड़ी सी जो हार्ड ड्राइव थी, उसको उठाने के लिए 2 लोग की नीड होती है। अब छोटी सी चिप में हम इतनी GB, इतने टेराबाइट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद LED वगैरह, ICs, फिर ICs का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो इसने तो बिल्कुल अब क्वांटम कंप्यूटर्स में आ गए हम, तो इसने रिवॉल्यूशन किया सिलिकॉन चिप ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके, a most significant area to which physics has and will contribute is the development of alternating energy sources. The fossil fuels of the planet are dwindling fast and this is an urgent need to discover new and affordable sources of energy. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी सारे भी है, ये भी है कि हमें पता है, इस बात से हम बिल्कुल भी अनजान नहीं कि फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा स्पीड से डिग्रेड करे, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट है। तो बहुत ज़्यादा नीड है कि नए अफोर्डेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कवर करने की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सी व्हीकल, इसमें एक कदम है, ऐसे और भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, जिससे हम अपनी एनर्जी की नीड को पूरी कर सकें। Considerable progress has already made in the direction in conservation of solar energy, geothermal energy, into electricity, but much more is still to be accomplished. अभी काफ़ी कुछ इसमें करना है। ओके, काफ़ी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हम फ्यूचर में डिस्कवर कर पाएंगे, इन्वेंट कर पाएंगे। Table 1.1 lists some of the great physicists, their major contribution and the country of origin. You will appreciate from the table the multicultural international character of the scientific endeavor. Table 6.1 lists some important technologies and the physics पहचाना। तो ये डिटेल दिया है इनके बारे में। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखोगे, यहाँ तो फिजिक्स की डेफिनेशन दी, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये हमने देखा, फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस। फिजिक्स डील सर्टेन बेसिक रूल्स कॉन्जन नेचुरल व्हाट इज ऑफ नेचर। तो ये देखो, हमने देखा था कि फिजिक्स में क्या करते हैं, एक्सिस्टिंग नेचर में ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर प्रिडिक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी। तो कुछ रूल्स है जो पूरे नेचर को गवर्न कर रहा है। ठीक है, ये आप ये चीज़ को देख लेना। जैसे आर्किमिडीज ने
बायनेंसी, प्रिंसिपल ऑफ बायनेंसी दी थी, कौन से कंट्री से, आई थिंक कंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट 12th क्लास में पढ़ोगे। आइजैक न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, लॉस ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये पढ़ोगे आप इसमें क्लास 11 में, ठीक है। फेराडे, माइकल फेराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास 12 में पढ़ोगे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th में पढ़ोगे। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 12th में पढ़ोगे। जीसी बोस, अल्ट्रासाउंड मीडियो वेव क्लास 12th में। एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू केयर रॉइंगटन एक्सरेज की डिस्कवरी की थी उन्होंने। एंड थीजे थॉमस इलेक्ट्रॉन की। मैरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी डिस्कवरी, और ये हाँ यहाँ पर मैरी क्यूरी की बात की है, ठीक है। इनका मेंशन मैं करूँगा। देखो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, अगर बस ये नाम ऐसे पढ़ोगे तो आई थिंक आपको इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे, इनकी कुछ वीडियोस देखोगे इनके बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको स्टार्ट अगर किससे करना चाहिए मेरे रिकमेंडेशन से, तो मैरी क्यूरी से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेंगे। और माइकल फेराडे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि और किसी का कंट्रीब्यूशन कम है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मैंने जिनके बारे में पता है पढ़ा है उनके बारे में बता सकता हूँ। तो मुझे माइकल फेराडे से तो मैं कभी भी कोई कहीं पर भी अगर मेंशन करता हूँ, इनका मेंशन कुछ बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। जैसे बुक बाइंडर से बुक बाइंडिंग करते थे, वो बुक्स फिजिक्स की बुक पढ़ भी लेते थे जो बाइंडिंग के लिए आती थी, वहाँ से साइंटिस्ट बन पाए। तो बहुत अमेजिंग जर्नी है। मैरी क्यूरी ने अपना पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन बोथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओके। पूरी इवन रेडिएशन से सफ़र हो रही थी बट फॉर द ह्यूमैनिटी शी कीप ऑन परसुइंग हर क्वेस्ट फॉर फिजिक्स, ठीक है, एंड वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो आइंस्टीन को तो अब उनके लिए, ठीक है, तो मतलब सारे साइंटिस्ट जो है ना, ठीक है, मतलब अगर आप इनकी जो लाइफ के बारे में पढ़ोगे, जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी ने किया है, और फिज़िक्स में मुझे लगता है कि ठीक है इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है यही चीज़ जो ड्राइव करती है, हमें कनेक्ट करती है फिज़िक्स से, ओके। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, साइंटिस्ट ने इनकी जो वर्क है वो अपने लिए नहीं था, अपने फेम के लिए नहीं था, मे भी हो सकता है, बट जो मेन जो था पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था, ठीक है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे लगता है, और आप लोगों जो भी ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक पहुँचा है, उसको बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हमें अपने लिए तो करना है, ठीक है, अपने प्रोग्रेस करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बट ह्यूमैनिटी के लिए करना है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी है ना, वो अलग नहीं है, हम ही है। मैं पार्ट हूँ पूरी सोसाइटी का, हम पार्ट है पूरी सोसाइटी का। जो भी हम काम करेंगे पूरी सोसाइटी के लिए होगा, तो हमारे लिए ही होगा वो अल्टीमेटली, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इन सब की सोच ये थी, सबकी आप देखोगे ना, कॉमन चीज़ सब में यही थी, और जो ये इनको इतना आगे ले गई, और आज भी, ठीक है। और कोई नहीं बोल सकता है कि ये अब जो साइंटिस्ट है ये अमर हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। ये जब तक ह्यूमैनिटी तब तक ये सब याद के जाएंगे, ओके। तो इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्रेशन ऑफ लिखते फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। और भी साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। पॉल डिराक का नाम है, ठीक है, पॉल डिराक, जिसमें इन्होंने आई थिंक पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था पॉल डिराक ने, ऑब्वियसली, ठीक है। सॉरी वो तो हाँ, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फुल फैन पॉली है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। रिलेटिव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिक्स दिया, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सी वी रमन, इंडियन साइंटिस्ट, वो कैसे बोल सकते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय रमन इफेक्ट बोलते हैं उसको। नील बोर ने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ मैं। हेस ने कॉस्मिक रेडिएशन, आर ए मिलिकन जनरल इलेक्ट्रिक चार्ज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। एम एन साजन थर्मल आयोनाइजेशन, ठीक है। लिस्ट कुछ ज़्यादा बड़ी है, बट ठीक है, जो इतना हो जाए। होमी जहांगीर बाबा की बात बिल्कुल करेंगे, और चंद्रशेखर की बात भी बिल्कुल करेंगे,
है तो हम इंडियन ही ना, ठीक है। तो कास्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, और चंद्रशेखर लिमिट या स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार, ठीक है। ओके, इसके बाद चैडविक न्यूट्रॉन को पता है, लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ओके, ट्रांजिस्टर का जॉन बार्डिन, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, लेज़र का CH टाविन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार इसको देख लेना, हिस्ट्री भी इनकी थोड़ी देख लेना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वी शैल नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ना। ओके, सो we all have an intuition notion of force. In our experience, force is needed to push, carry or throw object, deform or break them. तो हमारे माइंड में एक फोर्स की एक नोशन है, एक धारणा है फोर्स के बारे में कि फोर्स को पुश करते हैं, पुश करने के लिए, कैरी करने के लिए, ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है फोर्स। We also experience the impact of forces on us, like when we are moving object at us or we are in a merry-go-round going from, ठीक है। तो हम इसका इम्पैक्ट भी फील करते हैं जब हमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमें हिट करती है या मेरी ग्राउंड में हम बैठे हैं, ठीक है, हमें फोर्स फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है। गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूशन नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है। तो ये इंट्यूशन तो हमें है कि फोर्स फील होता है, बट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या फोर्स का, उस पर जाना ये ट्रिवियल नहीं। ट्रिवियल मतलब इसका कुछ कहना हो, इम्पोर्टेंस ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी कुछ है इसमें समझने के लिए। अर्ली थिंकर लाइक एरिस्टोटल हैड रॉन्ग आइडियाज अबाउट, ठीक है। तो एरिस्टोटल जैसे फिलोसफर रॉन्ग हो सकते तो हम क्यों नहीं, ओके। द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वॉज अराइव बाय आइजैक न्यूटन इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। ही ऑल्सो गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर द फोर्स फॉर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। उसको हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। In the macroscopic world, besides the gravitational force, we encounter several kinds of forces, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कौन कौन से फोर्स इनकाउंटर करते हैं? मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन which is also contact force parallel to the surface in contact, the forces exerted by compressed or elongated springs and taut spring and ropes, the force of buoyancy and viscous force, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ओके, सारे तरह के फोर्सेस पढ़ने हैं। कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एंड सो ऑन, ये सारे फोर्सेस पढ़ने हैं। दिस आर ऑल्सो फोर्सेस इन्वॉल्विंग चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडी। चार्ज मैग्नेटिक बॉडी में फोर्सेस होते हैं, चैप्टर क्लासरूम में पढ़ेंगे इसको। इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन अगेन we have electric and magnetic forces, nuclear forces involving protons and neutron, ठीक है। ये समझ में आ गया, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस उसको भी देखेंगे, ओके। वी शैल गेट फैमिली विद सम ऑफ इन लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स। अब देखते हैं इसमें अ ग्रेट इनसाइट, कितना टाइम हो, 33 मिनट्स हो गए वीडियो को। A great insight of the 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature, ठीक है। तो आ गई देखो ये काम की बात की, कुछ लॉ से हम पूरे फिनोमेना को समझ सकते हैं, कुछ ही फोर्सेस से हम सारे फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल फोर्स है, ये सारे फोर्स है कुछ फंडामेंटल फोर्स से अराइज हो रहे हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स अराइज ड्यू टू द नेट अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, ठीक है। तो जो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, किसकी बात की थी? इलास्टिक फोर्स डेवलप हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, वो किस वजह से? नेबरिंग एटम में अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्शन की वजह से स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। दिस नेट अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी ट्रेस्ड टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटम। तो जो
चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, इनमें जो उनके इलेक्ट्रिक फोर्सेस में जब अनबैलेंस होगा उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से होगा, ठीक है। जब क्लोज लेके आ जाएंगे दो एटम्स को तो इलेक्ट्रॉन उनके रिपेल करेंगे, ठीक है, तब ये डेवलप होगा रिपल्शन। जब दूर ले जाएंगे फिर अट्रैक्शन डेवलप होगा, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम एक्सप्लेन कर पाए इसको। In principle, this means that the laws for derived forces such as spring force, friction are not independent of the laws of fundamental forces in nature, ठीक। तो ये फंडामेंटल फोर्स से ही डिपेंडेंट है सारे फोर्सेस। इन एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग वी नो 4 फंडामेंटल। तो अभी के लिए जो हमारे हम 4 फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस को ही हम समझ पाए, ठीक है। हम जानते हैं 4 फोर्सेस को। कौन कौन से 4 फोर्सेस? सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो दो बॉडी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन किस वजह से? उनकी मासेस की वजह से, ठीक है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये। All objects on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ में वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते क्यों? अर्थ की वजह से, ठीक है। इन जनरल ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। ग्रेविटी क्या करती है? मोशन ऑफ मून को भी गवर्न करती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को गवर्न करती है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ को गवर्न, प्लैनेट के मोशन को गवर्न करती है। Motion of body falling to the earth को गवर्न करती है। plays a key role in large scale phenomena of the universe such as formation and evolution of star, galaxy and galactic cluster, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। फिर दूसरा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल के पीछे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इन द सिंपलर केस व्हेन चार्जेस आर at rest the force is given by Coulomb law, अट्रैक्टिव फॉर। तो कूलम लॉ से देंगे, क्लास में पढ़ोगे उसको। अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस, ठीक है। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्सेस क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, ठीक है। तो एक की वजह से दूसरा है, ठीक है। Hence the name electromagnetic force, नाम क्या? electromagnetic force. Like the gravitational force, electromagnetic force act over large distances. Gravitation force large distance act करता है, electromagnetic force भी large distance तक act करता है। मीडियम की इसमें does not need any, उसमें मीडियम की नीड नहीं होती, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के मीडियम की नीड नहीं है, ओके। इट इज इनरमोस्टली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स में कितने 10⁻36 टाइम्स है ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। जो दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है उससे 10⁻36 टाइम ज़्यादा है। मैटर वी नो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कॉन्स्टेंट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो मैटर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है ये बताया मैं। सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, इट डोमिनेट्स ऑल फिनोमेना एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशन फोर्स से, तो ये क्या करता है? तो ये डोमिनेट करता है फिर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल को। एग्जांपल से समझा आई थिंक इसको। द अदर टू फोर्सेस एज वी शैल सी ऑपरेट ओनली एट न्यूक्लियर स्केल्स। Thus, it is mainly the electromagnetic force that govern the structure of atoms and molecules, the dynamics of chemical reaction and the mechanical, thermal and other properties of material, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, मॉलिक्यूल को, केमिकल रिएक्शन की डायनामिक्स को गवर्न करता है, ठीक है। और जो और प्रॉपर्टी अंडर द माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, तो ये सारे जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही है, ठीक है। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल। तो ये पॉजिटिव रिपल करेगा, ठीक है। रिपल से भी हो सकता है, ठीक है। दो नॉर्थ पोल मैग्नेट के रिपेल करते हैं,
Another way of putting it is that mass comes only in one variety. There is no negative mass but charge come in two varieties, positive negative, है ना। बहुत अच्छे से बता दिया कि मास को ऐसे बोल सकते हैं, मास एक ही तरह का होगा लेकिन चार्ज दो तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। मैटर इज मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेट चार्ज इज जीरो, thus electric force is largely zero and gravitational force dominate terrestrial phenomena। ठीक है, तो मैटर मोस्टली नेगेटिव हो, कोई चार्ज नहीं होगा उसमें, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ज़ीरो होंगे और ग्रेविटेशन फोर्सेस डोमिनेट करेगा टेरेस्ट्रियल फिनोमेना। ठीक है, तो वहाँ पर तो क्या हो रहा था, न्यूक्लियर जाल में कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोसिटी फोर्स डोमिनेट कर रहा था क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए रीज़न है कि ग्रेविटी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, नहीं तो स्ट्रॉन्गर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स मैनिफेस्ट itself इन एटमॉस्फेयर वेयर द एटम्स आर आयनाइज एंड दैट लीड टू लाइट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ पर एटमॉस्फेयर में मैनिफेस्ट हो जाएंगे जब एटम्स आयनाइज हो जाएंगे और लाइटनिंग होती है। If we reflect a little, the innermost strength of the electromagnetic force compared to gravity is evident in our daily life। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ ग्रेविटी से ज़्यादा है। ठीक है, इसको देख सकते हैं कैसे, when we hold a book in our hand we are balancing the gravitation force on the book due to huge mass of the earth by the normal force provided by our hand। ठीक है, तो जब हम बैलेंस कर रहे हैं बुक को, हैंड से बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बुक ड्यू टू ह्यूज मास ऑफ द अर्थ बाय द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय हैंड। ठीक है, तो बुक पे तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं उस पर। वो क्या है, वो हमारा हैंड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारे हैंड में और बुक के चार पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट में। ठीक है, चार पार्टिकल उसमें क्या हो रहा है, एक तरह का क्या है, आई थिंक जो भी अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा, ओके, तो उस वजह से वो क्या कर रहा है, उसको काउंटर कर पा रहा है ग्रेविटी को, नहीं तो क्या होता, हम उसको बैलेंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसको डिटेल में देखते हैं। द लेटर इज नथिंग बट द नेट इलेक्ट्रोसिटी फोर्स बिटवीन, लेटर मतलब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स बिटवीन द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर हैंड एंड द बुक एट द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वट नॉट इंट्रिंसिकली सो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, द हैंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वुड क्रम्बल इन द वेट ऑफ अ फेदर। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी चीज़ बताइए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो जो एक स्ट्रॉन्ग मैन का एक फेदर भी, ये फोर्स ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस पर भी क्रम्बल कर देता। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंडीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट सर्कमस्टेंस वी आवरसेल्फ वुड क्रम्बल अंडर आवर ओन वेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एटम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड कर देगा ना, प्रोटॉन एक दूसरे को है तो दोनों पॉजिटिव, तब भी एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये किस वजह से हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। और न्यूक्लियर विल बी, इट इज एविडेंट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स और न्यूक्लियर विल बी अनस्टेबल टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन विद प्रोटॉन ना, ये मैंने बताया, प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रिक रिपल्शन होना चाहिए, फिर भी वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो पाया। A new basic force must therefore be invoked. The strong nuclear force is the strongest of all the fundamental forces and about 100 times the electromagnetic force. तो electromagnetic 100 times है, सबसे strong है ये। It is charge independent, charge independent, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी एक्ट करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने बता भी लिख दिया। लेकिन रेंज बहुत कम है। ठीक है, 10⁻⁻15, ये रीज़न है कि जब क्या होगा, जब जैसे यूरिन, अब पढ़ोगे न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन का रीज़न भी यही है। ठीक है, जब ये
सेपरेशन बढ़ने लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन जो था अब वो इस रेंज बढ़ने पे वो रिपेल करेंगे, तभी रेडियो एक्टिविटी होती है। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियाई, द इलेक्ट्रॉन इज मस्ट बी नोटेड, डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, इलेक्ट्रॉन में ये फोर्स नहीं लगता। ठीक है, ओके। रिसेंट डेवलपमेंट हाउएवर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बिल्ड आउट ऑफ स्टिल मोर एलिमेंट ऑफ कंसेंट कॉल्ड कॉक्स से बने। ठीक है, उसके फिर अब तो आगे भी बहुत सारी थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह भी, ओके, जो अभी रिसर्च का टॉपिक है। ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चौथा फोर्स देखो, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपेयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। तो बीटा डिके में ही और सर्टेन प्रोसेस में ये अपेयर होता है। ठीक है, इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रिनो एमिट करता है। ठीक है, ये तो बीटा डिके जब पढ़ोगे आप, ठीक है, बीटा डिके जिसमें रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिलीज होगा स्टेबल होने के लिए, तो न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा एक। ठीक है, वो हम देखेंगे, तभी कंजर्वेशन लॉस फॉलो होते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशन फोर्स बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक है। ठीक है, तो रेंज ऑफ न्यू फोर्सेस एक्सटेंडिंगली स्मॉल 10⁻⁻16 मीटर का है इसकी रेंज भी। ठीक है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात की गई है। ठीक है, इसको भी करें क्या, छोटा छोटा टॉपिक कर लेते हैं। We remarked in section 1 यूनिफिकेशन इज अ बेसिक क्वेश्चन फिर है ना। यूनिफाई मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फिनोमेना है उनको कुछ फोर्सेस से कुछ लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हुआ था फ्रिक्शन। ठीक है, ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही क्या कर रही है, अलग अलग अर्थ और सन में भी लग रही है, प्लैनेट्स और अर्थ में लग रही है, अर्थ और मून में लग रही। ठीक है, तो एक ही फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, एक ही फिनोमेना से, एक ही लॉ से, एक ही फोर्स से हम डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ग्रेट, तो इसी तरह बढ़ रही यूनिफाई करने की, जितने भी एक ही लॉ से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। ग्रेट एडवांसमेंट इन फिजिक्स ऑफन अमाउंट टू यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट माना जाता था, उसके बाद समझ में आया कि दोनों एक ही ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब बनी। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये मैंने अभी बताया था। द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ऑयस्टर एंड फेराडे शो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर इन जनरल इंसेपरेबल, ये भी एग्जाम्पल अभी मैंने दिया। मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स विद द डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और मैक्सवेल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिक्स को यूनिफाई कर दिया। ठीक है, कि पता चला कि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। आइंस्टाइन attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in the venture, तो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की कोशिश की आइंस्टाइन ने, बट सक्सेस नहीं मिली। बट दिस डिड नॉट डिटर फिजिक्स फ्रॉम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, जेलसी तो नहीं पढ़ेंगे उसको। ठीक है, परसुइंग द गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कभी भी हम इसी तरफ बढ़ें। ओके, recent decades have seen much progress on this front. The electromagnetic and the weak forces have now been unified and are seen as suspect of single electroweak force. ठीक है, तो इन दोनों को यूनिफाई कर दिया गया और क्या बना है, इलेक्ट्रोवीक फोर्स नाम दिया उसका। What this unification actually means cannot be explained here. Attempts have been made to unify the ग्रेविटेशन फोर्स विद द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, द ग्रेविटेशन को और फोर्सेस से यूनिफाई करने की कोशिश में हम लगे हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द आइडियाज आर स्टिल स्पेकुलेटिव एंड इंक्लूसिव, कुछ ऐसी चीज़ें दी है जिनको यूनिफाई करने की जो की जा चुकी है। ठीक है, पर इसको देख लेते हैं, इसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल लॉज हैं। ठीक है, वो कितना, अगर आई थिंक लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इसके बाद भी है।
ओके करेंगे, ट्राई करता हूँ, अगर बीच में मन नहीं किया तो मैं इसको बीच में रोक दूँगा। तो देखते हैं नेचर ऑफ फिज़िकल लॉस, ठीक है, इतना ही है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपका फीडबैक होता है कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।